हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारा प्रकरण जो है वो संज्ञा है। ठीक, संज्ञा क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इन सबको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले संज्ञा पढ़ाने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि जब हम शब्द भेद पढ़ रहे थे या शब्द विचार पढ़ रहे थे तो उसके अंतर्गत हमने एक प्रकार जो उसका पढ़ा था रूप, रूपांतर या व्याकरणिक विवेचन या प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द। जब शब्द वेद में हमने ये पढ़ा था तो इसमें आपको बताया गया था कि रूप, रूपांतर, व्याकरणिक विवेचन या प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द, या इसी को हम अव्यय भी कहते हैं। ठीक, याद आ गया होगा आप लोगों को विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के अनुसार बदल जाता है, और अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष या वाक्य में किसी भी दशा में प्रयोग करने पर नहीं बदलता। तो विकारी शब्दों की संख्या 4 थी। वो थी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्दों की संख्या भी 4 थी। सबसे पहला था क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, तो ये हमारे विकारी और अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, और अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय आते हैं। अंग्रेजी में यही जो है आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो अंग्रेजी में है, और हिंदी में इन्हीं को व्याकरण या व्याकरणिक कोटियां या कैटेगरीज कहा जाता है। तो आज हम लोग संज्ञा पर चर्चा करेंगे, फिर वन बाय वन इन सभी चीजों को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपके एग्जाम में प्रश्न बनाने से हो, अविकारी शब्द या अव्यय को अधिकतर पहले ज्यादा लोग पढ़ते नहीं थे। तो प्रश्न क्या है कि हिंदी आपको अगर पढ़नी है तो आपको सारी अंदर तक भी पढ़नी पड़ेगी। प्रश्न बनाने वाले के ऊपर है कि वो किस तरह का प्रश्न आपके पेपर में दे दे। तो चलिए देखते हैं आज संज्ञा। तो संज्ञा पे सबसे पहला प्रश्न जो आपका बनता है वो ये है कि ये एक विकारी शब्द है। ठीक, सबसे पहला आपका जो प्रश्न बनेगा आपसे यही पूछ सकता है कि संज्ञा विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। तो संज्ञा विकारी शब्द है, सबसे पहला प्रश्न यहीं से बन गया। अब संज्ञा किसे कहते हैं ये सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहा जाता है।
अर्थात जिन भी चीजों का कोई नाम है वो सब संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, और इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो किसी न किसी संज्ञा के अंतर्गत अवश्य आती हैं, क्योंकि अगर किसी भी चीज का कोई नाम है तो वो संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा जो है वो समानार्थी होता है नाम का। अगर किसी चीज का कोई नाम है तो वो संज्ञा है। तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, इन सब चीजों को संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि संज्ञा के कितने भेद या प्रकार हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। ये भी आपका प्रश्न है कि संज्ञा के मुख्यतः या मूल रूप से कितने भेद होते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मुख्य रूप से आपकी ये 3 संज्ञा होती है, और जब आपको कभी एग्जाम में किसी भी कीमत पे 3 ना मिले तब आप 5 लगा सकते हैं। ऑप्शन 5 कैसे हो जाती है? ये जो जातिवाचक है इसी के अंतर्गत द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। अगर 3 नहीं मिलता है ऑप्शन में तब आप 5 को टिक कर सकते हैं। वैसे 3 ही मान्य है। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। चलिए अब इनको 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ते हैं, और संज्ञा पर बनने वाले प्रश्नों को भी हम जरूर देखेंगे। संज्ञा जो है वो आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि जब पद परिचय जैसे प्रश्न बनाए जाते हैं तो उसमें भी पूछा जाता है कि दिया गया पद जो है वो क्या है। और दूसरी चीज है कि हिंदी व्याकरण अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पद यानी शब्द का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। अगर आप वाक्य का भी विग्रह करते हैं या पद परिचय करते हैं तो उसमें पता होना चाहिए कि कौन सा पद जो है, कौन सा शब्द जो है वो क्या है। अगर आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि के शब्दों को पहचान लेते हैं तो ये आपके नॉलेज को भी बढ़ाता है और आप क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके कि कौन सी संज्ञा क्या बताती है आपको। चलिए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है। प्रॉपर यानी एकदम उचित, यानी कि व्यक्तिगत या पर्सनल। तो अगर ऐसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम का बोध हो, यहाँ पर याद रखिएगा नाम, ये शब्द जो आया है कि किसी के नाम का बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मान लीजिए कक्षा में 50 लड़के बैठे, अब हमें रवि को बुलाना है लेकिन हम उसको रवि ना कह के लड़के कहें, ए लड़के इधर आओ, तो 50 में सारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने किसको बुलाया है। ठीक है, तो अगर हम इसको नाम लेके बुलाते कि रवि तुम इधर आओ तो रवि के लिए आसान हो जाता कि रवि आ गए, या मोहन तुम इधर आओ तो मोहन आ गया। तो जब लड़के कहा गया तो लड़के में पूरी जाति समाहित हो गई लड़कों की, किंतु हमने एक नाम दे दिया अगर उसको तो वो व्यक्तिगत हो गया, यानी कि प्रॉपर हो गया कि हाँ हम किससे बात करना चाह रहे हैं। जैसे बोला जाए कि भारत में अनेक राज्य है और प्रश्न पूछे कि राज्य को अंडरलाइन करे और पूछे कि रेखांकित शब्द जो है उसमें कौन सी संज्ञा है। तो भारत में अनेक राज्य है, तो राज्य तो बहुत सारे हैं। अब हमको अगर जानना है कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य जो हो जाएगा वो पूरे राज्यों को दर्शा रहा है, तो राज्य क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। और अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है तो हमने नाम दे दिया ना राज्य को कि उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे गायों का एक झुंड है, अगर वो चल रहा है,
घास खा रही है, तो मान लीजिए चरवाहे की है वो घास, किसी की पर्टिकुलर गाय है, तो वो अगर उसको नाम से करेगा चल राधा या चल कपिला, तो वो जल्दी सुनेगी, हाँ चलना है उसको। तो ये गाय में भी पर्टिकुलर अगर पशु पक्षी या किसी का भी नाम ले लिया जाए तो भी वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर हम गाय केवल शब्द कहते हैं तो वो सारी गायों को दर्शाता है, चाहे वो जिस भी रेस की यानी जिस भी जाति की गाय हो। जैसे कि आपने देखी होगी इनकी प्रजातियां होती हैं कि ये इस प्रजाति की गाय है, ये इस प्रजाति की गाय है, तो वो सारी प्रजातियां अगर हमने गाय कहा तो वो सारी उसमें आ जाएंगी। जातिवाचक संज्ञा का मतलब, जाति मतलब यहाँ कास्ट नहीं है, जाति मतलब ये पूरी उसकी रेस को बताता है, रेस मतलब उसकी पूरी प्रजाति को बताता है। जैसे हमने कह दिया मनुष्य, तो मनुष्य में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो सभी आ जाते हैं, ठीक है, और कोई भी हो तो भी आ जाएगा वो मनुष्य में। लेकिन अगर हम कह दें रानी, तो रानी से पता चल गया कि ये किसी पर्टिकुलर महिला का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और महिला कहेंगे तो सारी महिलाओं का जिक्र उसमें हो रहा है, अगर पुरुष कहेंगे तो सारे पुरुष वर्ग का जिक्र हो रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा जो है एक वर्ग को बताती है, लेकिन व्यक्तिवाचक जो है किसी के पर्टिकुलर नाम की ओर इशारा करती है। तो देखते हैं व्यक्तिवाचक के अंतर्गत कौन कौन से नाम, किनके नाम समाहित किए जा सकते हैं। जैसे कि व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, मोहन, राधा सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अगर मोहन है तो वो पर्टिकुलर मोहन एक लड़का है, और अगर लड़का है तो बहुत सारे लड़के उसमें समाहित हो सकते हैं। देशों के नाम भारत, जापान, चीन, जितने भी देश हैं हमारे वो सारे देश इनके अंतर्गत नाम में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। अगर शहरों के नाम इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, तो वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तकों के नाम, जैसे कि हम कहें कि मेज पर पुस्तकें रखी हैं, तो पुस्तकों में कितनी वैरायटी की पुस्तकें हो सकती हैं, अंग्रेजी की भी हो सकती है, मैथ्स की भी हो सकती है, विज्ञान की भी हो सकती है। अब पता चले उन पुस्तकों में से आपको हिंदी की पुस्तक चाहिए थी, तो आप कहेंगे कि वो हिंदी की काव्यांजलि ले आओ, या कुछ भी रखे, तो नाम से उसको अगर पुकारते हैं तो वो क्या हो जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। यानी पुस्तकें कहेंगे तो जातिवाचक, और अगर पर्टिकुलर नाम कहेंगे जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, कुरान, बाइबल ऐसे कहेंगे तो वो पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक बन जाती है। तो पुस्तकों के नाम। पशुओं के नाम, पशुओं में हमने बताया कि अब जैसे कुत्ते, कुत्ते गली में टहल रहे हैं, तो कुत्ते तो सारे कुत्ते हो गए, चाहे वो सफेद वाला हो, चाहे काला वाला हो, चाहे भूरा वाला हो। लेकिन अगर जैसे कि हमारे कुत्ते का नाम जिप्सी है तो हम कहेंगे जिप्सी इधर आओ, तो जिप्सी सुनेगा ना। कुत्ते उसमें भी पर्टिकुलर नाम हो जाते हैं, जैसे कपिला, टॉमी, जिम्मी, जो भी नाम आप रखना चाहें। जैसे कि अगर कहा जाए इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत था, और ऐरावत को अंडरलाइन किया जाए, रेखांकित किया जाए और पूछा जाए कि ऐरावत शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, क्योंकि हमने वहां पे हाथी वर्ग जो था हमारा, जो हाथी थे सारे, उनमें से हाथी में एक हाथी का नाम यहाँ पर लिया कि इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत था, तो ऐरावत में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद देखें पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, विंध्याचल, अरावली, एंडीज, और जितने भी पर्वत होंगे विश्व में। अगर हम कहें कि संसार में बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, या वहां पर बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं थी, तो पर्वत श्रृंखला केवल जो है वो किसी भी पर्वत श्रृंखला को दर्शाता है, तो वो जातिवाचक में आएगा। लेकिन हम कह दें कि एंडीज पर्वत जो है वो बहुत ऊंचा है, तो एंडीज नाम हमने दे दिया ना, यानी कि जिस किसी भी चीज को हम पर्टिकुलर नाम से पुकारेंगे तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद देखें दिशाओं के नाम, जैसे कहें कि उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, दिशाएं होती हैं। अगर खाली इतना कहें तो दिशाएं जो है वो सभी दिशाओं को दर्शा रही हैं, लेकिन हमें किस दिशा में जाना है, हम कहते हैं हमें उत्तर में जाना है, तो हमने नाम लिया कि हमें उत्तर दिशा में जाना है, तो उत्तर दिशा क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। देखिए सड़कों और चौकों के नाम, जैसे सड़क और चौक होते हैं, अगर उनका नाम है तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है, जैसे हरिसन रोड,
अशोक मार्ग, जीटी रोड, चांदनी चौक और भी जितनी सड़क या चौक होंगे। समाचार पत्रों के नाम जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण या और भी जितने भी समाचार पत्र हों, अगर उनका नाम दिया है तो वो सब क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐतिहासिक युद्धों व घटनाओं के नाम जैसे पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, सिपाही विद्रोह, बक्सर का युद्ध या जो भी युद्ध हुए या जो घटनाएं थी, अगर उनके नाम दिए हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। दिनों महीनों के नाम मई, अक्टूबर, रविवार, सोमवार, ठीक है, मंगलवार, ये सारी चीजें कुल मिलाकर अगर किसी भी चीज का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। त्योहार और उत्सवों के नाम जैसे होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सारी चीजें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो आई थिंक अभी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। अगर हमने कहा लड़के तो वो लड़कों के पूरे वर्ग को या जाति को या रेस को बता रहा है, लेकिन हम अगर रवि, मोहन, श्याम या कुछ भी नाम हो अगर कह देंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। लड़कियों का नाम है, महिलाओं का नाम है और जितने भी किसी भी चीज का नाम है, अगर वो नाम से संबोधित किया जा रहा है तो वो प्रॉपर पर्टिकुलर एक प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। चलिए, संज्ञा के प्रकार में दूसरा प्रकार जो आता है वो जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। वर्ड है कॉमन। कॉमन मतलब क्या होता है? सभी में एक तरह की चीजों का दिखना, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि की संपूर्ण जाति का बोध होता है। अभी हम पहले ही आपसे चर्चा कर चुके हैं कि अगर हमने लड़के कहे तो सारा लड़का वर्ग आ गया, बालिका कहा तो सारा बालिका वर्ग आ गया, शिक्षक कहा तो सारे शिक्षक आ गए, लेकिन पर्टिकुलर नाम लेने से वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जबकि केवल ये कहने से ये जातिवाचक होती है। अब इसके अंतर्गत देखें कैसी चीजें आती है, जैसे मनुष्य। अब मनुष्य में आप देख रहे हैं, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाचा, चाची, ताऊ, सब हैं, लेकिन नाम ले लिया तो वो व्यक्तिवाचक बन गया। जैसे राजू के चाचा राम कुमार ने ये काम किया, तो राम कुमार जब तक नहीं कहेंगे तब तक वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बनेगा, बल्कि अगर ताऊ कहेंगे तो सिर्फ वो तब तक जातिवाचक ही रहेगी। पशु पक्षी जैसे गाय, घोड़ा, हाथी, तोता, मोर, कुत्ता, ये सब अभी बता चुकी हूँ। पद या व्यवसाय जैसे शिक्षक, लेखक, मंत्री या सुनार। अब कह दें हमारी गली में रामू सुनार रहता है, तो रामू सुनार का नाम हमने बता दिया कि रामू है, तो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन अगर कहें कि एक गली में एक सुनार रहता है तो सुनार क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। ठीक, शिक्षक में भी देखें आप, शिक्षक हो या शिक्षिका हो, उनका नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक। केवल शिक्षक कहेंगे तो कोई भी उसके अंतर्गत आ सकता है, चाहे वो फिजिक्स पढ़ाता हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ाता हो, चाहे अंग्रेजी पढ़ाता हो, और उसका नाम भी नहीं होगा, तो तब तक वो जातिवाचक रहेगा। इसके बाद देखें, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो सारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, जैसे तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप और ज्वालामुखी। लेकिन अगर तूफान में जैसे कि सुनामी का नाम है, हुदहुद है, कैटरीना है, ये जैसे नाम बता दे अगर कि वहां पर हुदहुद नामक तूफान आया या हुदहुद आया, तो हुदहुद क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब ज्वालामुखी देखें तो ज्वालामुखी में जैसे स्ट्रॉम्बेरी, किलायू, माउंट एटना, किलिमंजारो, माउंट रेनियर, चिम्ब्रांजो, माउंट पिनाटुबो, ये सारे कुछ ज्वालामुखी के नाम हैं। अब पता चले आपसे वो पूछ रहा है कि 4 विकल्पों में से बताइए कि ये व्यक्तिवाचक है या भाव जातिवाचक है। अब इनके नाम ही आपको नहीं पता कि ये एक जो है ज्वालामुखी का नाम है, तो जब तक नाम क्लियर नहीं होगा तब तक आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कुछ इसमें जीएस भी सहयोग देती है कि शहरों के नाम है या कोई चौक है या कोई प्रसिद्ध पुस्तक है या कुछ भी है, आपको पता होना चाहिए कि ये उसका नाम है। अगर नाम होगा तो व्यक्तिवाचक, कॉमन है तो जातिवाचक।
चलिए देखें जातिवाचक संज्ञा। अब जो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक के बाद भाववाचक आता है, लेकिन जातिवाचक के अंतर्गत ही द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा आ जाते हैं। तो हम इन्हें अलग न पढ़कर इसी के सम्मिलित रूप में देख लेते हैं, फिर भाववाचक की विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि भाववाचक से काफी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, द्रव्यवाचक यानी कि जिससे द्रव्य या पदार्थ या वस्तुओं का बोध हो, लेकिन जिन्हें हम सिर्फ माप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। तो ऐसे पदार्थ या द्रव्य जो होते हैं, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जिनको द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे उसके पास 1 किलो सोना है, तो सोना को अगर रेखांकित करके पूछे कि सोना जो है वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन आपको ऑप्शन में द्रव्य या पदार्थवाचक ना दे बल्कि जातिवाचक दे, तो आप जातिवाचक को ही टिक करेंगे। ठीक है, तो देखें इनके कुछ उदाहरण, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, घी, तेल, लकड़ी, ऊन, चीनी, फल, सब्जी। यानी कि कोई भी द्रव्य या पदार्थ जिन्हें हम माप तौल सकते हो, तो वो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और पेपर में आप ऐसे टिक करेंगे कि जो भी आपको उचित आंसर मिलेगा। जैसे आपसे पूछा कि ऊन जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है, और अगर द्रव्यवाचक दिया हुआ है तो आप पहले द्रव्यवाचक लगाएंगे, अगर नहीं दिया है तो उसकी जगह आप जातिवाचक को आंसर करेंगे। इसके बाद देखिए समूहवाचक संज्ञा, जिससे प्राणियों एवं वस्तुओं के समूह का बोध हो, यानी पूरे ग्रुप को बताए, वो आपकी कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा होती है। इसके साथ भी यही होता है, जैसे लिखा हो भारतीय सेना के जवान बेहद निडर होते हैं, और सेना को केवल रेखांकित करे और पूछे कि सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है, और अगर समूहवाचक ना दिया हो तो जातिवाचक को दिखाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे टिक करेंगे। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे परिवार, पुलिस, भीड़, सेना, गुच्छा। गुच्छा क्या होता है? जैसे अंगूर का गुच्छा, उसमें ढेर सारे अंगूर होते हैं। किसी चीज का ढेर, जैसे लकड़ियों का ढेर। श्रृंखला, जैसे पर्वत श्रृंखलाएं हैं या किसी भी चीज की श्रृंखला। कक्षा, कक्षा बहुत सारे छात्रों से मिलकर बनती है। सभा, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। समिति, झुंड, गट्ठर, गिरोह, टोली और मंडली। इस तरह के शब्द जो है आपके, ये सारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जो कि जातिवाचक संज्ञा का एक भेद है। इसके बाद हम लोग भाववाचक संज्ञा को विस्तृत रूप से देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।